क्या होता है। In survival analysis, we have covered already hazard function, hazard function denoted in different books in different types, but we use HT. The formula of hazard function is equal to FT upon survival function, where FT is a PDF of lifetime distribution and ST is survival distribution. Okay, and we also have studied some relationship between hazard function, failure distribution and their PDF, and survival function, and last cumulative hazard function. I want to tell you that what is cumulative hazard function. I think this is new for you. Cumulative hazard function is nothing but the integration with respect to time of hazard function. The range of t is equal to 0 to t. That will give like exactly when we have a PDF ft. If integrate of this, you have to find the cumulative distribution function ना. ft is equal to आपका जो रेंज होता है यहाँ पे 0 to t, या आपका लाइफ टाइम का जो बेटा आपका जो लाइफ टाइम का जो रेंज होता है ना टाइम, वो हमेशा क्या होता है 0 to greater than 0, है ना, क्योंकि लाइफ टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हर आदमी कब जब उसका जो सर्वाइवल होगा, जब वो जिए, वो 0 से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ लोग काफी साल तक जीते हैं, है ना, जैसे कुछ जानवर हैं उनकी उनके उम्र काफी ज्यादा होती है और इंसानों की उम्र करीब 70, बस इसके बाद वो खत्म। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, पीडीएफ का हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक रेंज में। एक हमारा कोई रेंज होगा 0 से t, इसके बीच में जो हमें फेल्योर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा क्यूमुलेटिव हजार्ड फंक्शन। ठीक है। और सर्वाइवल फंक्शन जो होता है बेटा ना, वो क्या होता है, सर्वाइवल का मतलब होता है कि हमारा x हमारा कोई लाइफ टाइम वेरिएबल है, ये एक पर्टिकुलर टाइम को, इस टाइम को, जैसे ये हमारा t है, इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये इस तरीके से, दिस इज डिनोटेड बाय दिस, तो दिस प्रोबेबिलिटी गिव्स what was the probability, this is called st. Okay, अब you can write this expression like as 1 minus probability x less than or equal to t है। अब you can see that this is like cumulative probability distribution function. You can
you can write this. Okay, here the relation between survival function and cumulative distribution function, st is equal to 1 minus ft. Okay, तो ये there are some relationship which I have already proved in the class. Today I am only telling some uh, uh, review, revise the concept and formulas which I have already taught the students. And after this, I have studied censoring. सेंसरिंग हम लोगों ने दो टाइप के सेंसरिंग पढ़े। सेंसरिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप अगर आप किसी भी आइटम्स को अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, और सपोज आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में कितने आइटम्स हैं, मान लीजिए एन आइटम्स हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट करते करते क्या हुआ कि मान लीजिए एन आइटम्स थे, तो आर आइटम्स के आपने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद आपने बंद कर दिया एक्सपेरिमेंट। टोटल जिसे आर आइटम्स के आपके काम हो गया, आपको आर आइटम्स पे इंफॉर्मेशन मिल गई, ऑब्जर्वेशन मिल गया, उसके बाद आपने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एन माइनस आर आइटम आपके बच गए, ठीक है ना। तो अब आप इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, लेकिन इसके भी बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ रहे हैं, आर आइटम्स पे आपके इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन जो आपने जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपने अपने एन माइनस आर आइटम्स को एक्सपेरिमेंट से बाहर कर दिया, नहीं किया, इनको इनको क्या किया, छोड़ दिया, सेंसर कर दिया। तो बेटा इस वजह से इसको नाम दिया गया है सेंसरिंग, है ना। जैसे सेंसरिंग आप लोगों ने सुना होगा बहुत। तो जैसे आपको बता ही देते हैं, जैसे लाइफ रियल एग्जांपल बता देते हैं कि सपोज आपके पास एन आइटम्स है, जिसे मान लीजिए आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके पास एक कंपनी है और आप जो है कितने बल्ब बना चुके हैं, अभी एन एन बल्ब बना चुके हैं, ठीक। और बल्ब बल्ब की कंपनी है, आप बल्ब बनाते हैं, ये जो आप घरों में लाइट वगैरह जलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपके टोटल आपकी कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया बच्चों, एन एन बल्ब प्रोडक्शन किया, है ना। तो अब आप एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, बल्ब को एक साथ जलाओगे। कुछ बल्ब जैसे आपने कंपनी वालों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बल्ब दे दिया, भाई चेक करो इनकी लाइफ टाइम क्या है बल्ब की। तो उसने कितना बल्ब दे दिया आपको, एन बहुत सारा बल्ब दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो कि सभी को आपने चालू कर दिया, है ना, सभी को आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक बच्चों, इस तरीके से जितने बल्ब हैं सबको आपने एक्सपेरिमेंट में रखा और स्टार्ट कर दिया। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, दूसरा भी होगा फ्यूज, तीसरा भी होगा, फोर्थ वन भी होगा, ऐसे ऐसे। फिर आप एक नंबर डिसाइड करोगे या टाइम डिसाइड करो कि इतने टाइम तक हमको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। और या एक नंबर डिसाइड करो कि इतने बल्ब अगर फ्यूज हो गए तो वहां पे हमें टाइम, वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। मतलब एक टाइम डिसाइड करना है बेटा और एक नंबर डिसाइड करना है, ठीक है। जब टाइम डिसाइड करते हैं तो मतलब इस टाइम के बाद अब आपके और हमको ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं टाइप फर्स्ट सेंसरिंग, ठीक है। और जब हम नंबर डिसाइड करते हैं, व्हेन वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ फेल्योर्स, then this type of censoring is called type second censoring. Under censoring, in आप you already know under censoring, these two type of censoring we have already taught the students. If you know that when suppose let x1
x2 dot 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 xn be the observation from a lifetime distribution, है ना बच्चों? a lifetime distribution मान लेते हैं आपका पीडीएफ उसका है fx। ठीक, तो बच्चों एक बात बताइए, द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x1 x2 ये ऑब्जर्वेशन है, अभी हम सेंसरिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 से n xi, है कि नहीं बताइए? ये वाला होता है ना लाइक्लीहुड फंक्शन। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं ना, जब सेंसरिंग नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो सेंसरिंग देन लाइक्लीहुड फंक्शन दिस, अंडरस्टूड? आप लोगों ने पढ़ाई है ना? हाँ बच्चों। सर आप जिसको बता रहे थे वो तो चली गई। अच्छा, सब चले गए क्या? अभिनव को समझना है तो बता दीजिए। अभिनव, अरे आप ये समझ रहे हो? हेलो अभिनव, मधु तो जानती है, मधु तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है। हेलो सर। हाँ अभिनव, अरे और कैसे हो, क्या हाल है? हाँ जी बहुत बढ़िया सर, बता दीजिए सर। ये आपने पढ़ा है पहले सेंसरिंग? नो नो सर, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ मैं। ओके ओके, तो देखो क्या है कि अभी तक हम जब लाइक्लीहुड निकालते हैं बच्चों, जी तो जी लाइक्लीहुड निकालते वक्त हम क्या करते हैं, सभी का पीडीएफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी जी जो लाइक्लीहुड निकालने वाला जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सब जी। और सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उन सभी की प्रोबेबिलिटी का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। ओके लेकिन जैसे ही आप सेंसरिंग लगाओगे, जी जी जैसे ही आप सेंसरिंग लगाओगे, सेंसरिंग लगाओ, चाहे टाइप टाइप फर्स्ट लगाइए, चाहे टाइप सेकंड लगाइए, है ना? टाइप फर्स्ट में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड होता है और n माइनस आर कंपोनेंट आपके क्या हो जाते हैं, सेंसर। सेंसर होने का मतलब ये है कि उस टाइम तक n माइनस आर कंपोनेंट फेल नहीं हुए रहते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। तो ओके सर। यहाँ पे हमको फेल्योर की भी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और सर्वाइवल की भी जरूरत पड़ेगी, एफ ओके स्मॉल एफ एक्स की भी जरूरत पड़ेगी और एस एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं? जी अब जी टाइप सेकंड वाले में क्या होता है, टाइप सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, आर डिसाइड करते हैं, आर नंबर ऑफ फेल्योर डिसाइड करते हैं, इसके बाद हमको और कोई फेल्योर नहीं चाहिए, इतना मिल गया। तो जब नंबर ऑफ फेल्योर डिसाइडेड हो जाता है, तो जो आपका ये टाइम बनता है एक्स आर का जो टाइम बनता है, इसके बाद वाले सभी क्या होते हैं, सेंसर हो जाते हैं, एन माइनस आर। और आर आर हमें ऑब्जर्वेशन मिल ही गए, तो आर का तो हम फेल्योर लिख देंगे, है ना, क्योंकि आर आर आइटम्स हमारे फेल हो गए, लेकिन एन माइनस आर आइटम तो हमारे सरवाइव कर गए ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम सर्वाइवल में लिखते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे अगर हमको टाइप फर्स्ट वाले में हमको लाइक्लीहुड लिखना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 1 से आर एफ एक्स आई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, कितने आइटम्स का, आर आइटम्स का। ये क्लियर है ना? आर आइटम तो हमारे एक्सपेरिमेंट में फेल हुए थे, तो जी उनकी जी ये प्रोबेबिलिटी है। अब जो पास हो गए हैं, जो फेल नहीं हो पाए, उनकी प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होगी, आई इक्वल टू आर प्लस वन दिस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपने टी पे आपने ब्रेक किया था, टी टी टाइम को आपने टी टाइम को आपने क्या किया था,
इस मतलब अपना सेंसरिंग को आपने रोक दिया था, है ना। स्टॉपिंग टाइम आपने क्या लिया था, एक्सपेरिमेंट को आपने क्या किया था, रोक दिया था। इसमें n-r आइटम्स क्या हो गए थे, सरवाइव कर गए थे, है कि नहीं। जी तो सभी का सर्वाइवल टाइम तो st सेम ही होगा, है ना। ओके तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा i इक्वल टू 1 से r xi, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो st आपका क्या है, सबके लिए सेम है, और i इक्वल टू r प्लस 1 से n है। ओके, वेरिंग कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इसे क्या हो जाएगा, ये r है, और ये क्या बनेगा, n माइनस r के पावर n माइनस r। ये क्लियर है। ओके सर, यहाँ तक समझ में आई थोड़ी। सिमिलरली टाइप सेकंड सेंसरिंग में क्या होता है, हम उसमें क्या फिक्स करते हैं, नंबर ऑफ फेल्योर r फिक्स करते हैं। इसका मतलब जब हमको xr मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर देंगे। तो इनका लाइक्लीहुड कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू r fxi प्रोडक्ट ऑफ r प्लस 1 दिस। अब इसकी यहाँ पे टाइम क्या लिखेंगे, xr, है ना। ये xr क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यही इसी पॉइंट को तो सारे n-r आइटम क्रॉस कर गए ना यहाँ पे। देखो ये rth आइटम का ऑब्जर्वेशन यही मिलेगा, तो इसको क्या कर गए, सभी सरवाइव कर गए, तो यहाँ पे हमको सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना। एस एक्स आर पावर n माइनस r, ये जी। क्लियर हुआ दोनों। तो आपके सिलेबस में केवल टाइप जी फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, यही दोनों है। ओके अब उसके बाद सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके एक सीरीज में अगर कंपोनेंट आपके जुड़े हुए हैं सिस्टम, आपको क्या निकालना है, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम। हाँ तो सीरीज और पैरेलल में अगर आपके कंपोनेंट जुड़ के ओके सीरीज में जुड़े हैं और पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम ये पहले सपोज कर लेंगे कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो कंपोनेंट हैं सिस्टम के, वो किसमें एडअप है, सीरीज में, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम। ये सीरीज में जुड़ रहे हैं सर कंपोनेंट। ये सीरीज है ना। इससे बहुत बोल रहे हैं सर। सर के हंसते बहुत है। बताओ, कंपोनेंट आपके किस में जुड़े हैं, सीरीज में ना। ओके सर। तो सीरीज में जुड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जब आपके कंपोनेंट सभी सीरीज में जुड़े हैं, तो इस सिस्टम से हमको आउटपुट तभी मिलेगा जब सारे एक साथ काम करेंगे, सभी कंपोनेंट्स। ये आपका आउटपुट है, ओके दिस इज आउटपुट। ओके सर। और ये कंपोनेंट्स है, इनका कनेक्शन इस तरीके से बनाया गया है कि जब सभी कंपोनेंट एक साथ काम करेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। यस सर, बिल्कुल राइट। तो अगर हम आपसे कहें व्हाट इज द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, तो ओके इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज द सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी कैसे लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी है S1, इसकी है S2, इसकी है S3, इसकी है S4,
इसकी है S5। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? जब एक बात बताइए, इसमें से एक भी आइटम अगर फेल हुआ तो क्या सिस्टम नहीं काम नहीं कर करेगा? पाएगा, नहीं कर पाएगा सर। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की जो सर्वाइवल होगा वो तभी होगा जब सभी पांचों एक साथ सर्वाइव करें, है ना? यस सर। और इनका जो सरवाइव करने की जो वो होगी प्रोबेबिलिटी होगी, और ये पांचों क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे ये क्या एक दूसरे पे डिपेंड, कोई कभी भी फेल हो सकता है ना, जी जी। एक कंपोनेंट कभी कभी भी खराब हो सकता है। तो इनकी सर्वाइवल जो होगी प्रोबेबिलिटी सिस्टम की, इनके सर्वाइवल का क्या होगा, लाइकली। मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। है कि नहीं? जी इनके सर्वाइवल का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। जी सर। रुकिए मैं उसको भगा के आता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी, थोड़ा वो कुत्ते यहीं पे बहुत चिल्ला रहे थे ना, तो उनको भगाना पड़ा मुझे। ओके सर, थैंक यू। अब जैसे बेटा मान लो इनकी सभी की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको 4 सिस्टम ऐसे दे देगा सीरियल में, है ना? तो आपसे कहेगा कि व्हाट इज द सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ओके। ये P मान लीजिए आपका क्या है, फेल्योर। P क्या है आपके, फेल्योर प्रोबेबिलिटी है। क्या है ये? फेलियर प्रोबेबिलिटी। P आपकी क्या है, फेल्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो ओके। पूरे सिस्टम का सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपस में। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ survival। प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस पी के पावर 4, यही होगा। ओके। 1 माइनस पी इंटू 1 - p निकालेंगे तब सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी आएगी ना। ओके। ये P आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी फेल्योर। तो ओके। 1 - p करेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग। ओके सर। तो अब सभी के सर्वाइविंग की प्रोबेबिलिटी जैसे ही आप निकालेंगे, फिर उनके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सभी का 4 बार, है ना, फार्मूले के हिसाब से। 1 - p 1 - p 1 - p। तो जब 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - p पावर 4। समझ में आए? ओके सर। फिर उसके बाद आपका पैरेलल सिस्टम देख लीजिए। आपका अगर कंपोनेंट आपके पैरेलली जुड़े हुए हैं और ये आपका आउटपुट है, ठीक है ना? जी जी। तो ये जो बेटा सिस्टम होता है ना, इसमें ये आपका, जब आपके कंपोनेंट पैरेलल जुड़े होते हैं, तो सर ये एक्टिवेट हो सकता है एक भी कंपाउंड खराब होने से। हाँ, जैसे अगर एक भी कंपोनेंट खराब हुआ तब भी ये चलेगा। ओके सर। ये तभी, ये आउटपुट आपको तभी नहीं मिलेगा जब सभी खराब हो जाएं, जी जी। है ना? आउटपुट आपको कब, ये सिस्टम कब काम नहीं करेगा, जब सभी खराब हो जाएं। यस जैसे यस। सीरीज वाले में क्या चल रहा था, अगर एक भी कंपोनेंट खराब हुआ तो सिस्टम खराब। बिल्कुल सर। ओके। बट इन पैरेलली, ये आपका पैरेलल है ना, सभी दिखने से भी लग रहा है पैरेलल। कंपोनेंट किस अरेंजमेंट में है, पैरेलल फॉर्म में। ओके। तो
इनकी अगर आपको निकालनी है सर्वाइवल, मान लो एड1 S1 इसका सर्वाइवल है, S2 है, S3 है ना। जी जी अगर सर्वाइवल ये है तो हम जो है इनका ये कैसे निकाल सकते हैं, पूरे सिस्टम का सर्वाइवल कैसे निकलेगा, है ना। जी जी ये वाला देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में ना बस यही डायग्राम से रिलेटेड आते हैं CSIR में। जैसे सर। अगर अभी सिस्टम पांचों तीन कंपोनेंट यहाँ पे है तो हमें पूरे सिस्टम का सर्वाइवल चाहिए। सर तो हाँ, सर जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी का पोर्शन आता है सर, हम्म। उसमें 2-3 टॉपिक एडवांस आते हैं सर। वैसे उसमें हैजार्ड रेट आता है, सर्वाइवल रेट आता है, 2-3 टॉपिक आ जाते हैं सर अच्छा, एडवांस। आप ISS की भी तैयारी करते हैं क्या? जी जी अच्छा, ISS की कोचिंग तो अलग से होती है। यस सर, वो तो सर मैं हम भी आईएसएस का ही कर रहे हैं। असल में मैं ISS की कोचिंग ही पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है। आते हो आप सर? हाँ, मैं ISS की ही कोचिंग पढ़ाता हूँ, वो मेरा बैच चलता है अलग से। ओके वो मतलब उसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल सभी हैं। ओके मतलब वर्किंग और जो पढ़ रहे हैं इसी वर्किंग भी हैं उसमें, जी जी और जो नॉन वर्किंग है सभी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने टाइमिंग ऐसी रख दी है। सर, आप कौन सा ऑप्शन में पढ़ाते हो? हाँ, ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा कराते हो आप? मैं उसमें ना क्या करा रहा हूँ कि P3 और P4 पेपर जो है, जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, ओके सर, वो मैं करा रहा हूँ बच्चों को। कितना चार्ज? सॉल्यूशन सॉल्यूशन से पहले जो है, सॉल्व करने से पहले क्या है ना कि मैं उनको वो बता देता हूँ, थियरी और कंसेप्ट बताता हूँ। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप थर्ड और फोर्थ पेपर करा रहे हो आईएएस के लिए? हाँ, थर्ड पेपर फोर्थ, ये 4 महीने का कोर्स है मेरा। ओके 4 महीने का, 4 महीने में 3 महीने और 1 महीने को मैंने डिवाइड किया है। 1 महीने पेपर 3 और पेपर 4, और अरे 3 महीने पेपर 3 पेपर 4, 1 महीने पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें जो डिफिकल्ट, इसमें तो बहुत क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादातर। जी जो जी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने कलेक्ट किया है, 150 से अबव क्वेश्चंस हैं। ये मैं 1 महीने में सॉल्व कराऊंगा बच्चों को। और कुछ कंसेप्ट हैं सब्जेक्टिव पेपर में, कुछ कंसेप्ट हैं, 10 to 12 कंसेप्ट हैं जो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपने पढ़ा होगा, SEM पढ़ा होगा इकोनोमेट्रिक्स में। यस यस सर, सिंपल इकोनॉमिक। जी जी ए नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मॉडल आपने पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मॉडल। और ओके उसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और एक आपने पढ़ा होगा लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड। जी जी ये कंसेप्ट है इकोनोमेट्रिक्स के, 3 इसके हैं। और आपके मल्टीवेरिएट में आपके एक है फैक्टर एनालिसिस, आपने पढ़ा होगा। नहीं नहीं सर, ऑप्शन मेरा मल्टीवेरिएट नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, आपका मल्टीवेरिएट। नहीं है और लोगों का है ना। सर और सैम्पलिंग में मिड जूनो सेन सैम्पलिंग स्कीम है। हाँ, ओके और हाँ सर। पाई PS में कुछ एक ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जैसे क्या कहते हैं कि HT एस्टिमेटर का जो वेरिएंस है निकालना, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है सर। डिफिकल्ट है। तो जो जो कंसेप्चुअल जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उन 10-12 टॉपिक हैं, वो मैं इस महीने में, लास्ट वाले महीने में कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद फिर ये थ्योरम बता देंगे, तो इससे ओके क्या होगा, बच्चों के सभी तैयार हो जाएंगे। सर, सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लिख लो, मैं लिख देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, और आप ये बता दीजिए कि आप कितने में कराते हो उसका कोचिंग? हाँ, वो मैं वहीं बता दूंगा, यहाँ नहीं बता सकते ना। ओके ये नंबर मैं वो नहीं एडवर्टीजमेंट डालता रहता हूँ। नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप क्या करो, आप भी जुड़ जाओ। ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं, ओके लगभग 80 बच्चे हो गए हैं। ओके सर। सर आप आईआईटी से ही हो? मैंने BHU से ग्रेजुएशन और मास्टर किया है।
ठीक है, ये हमारा नंबर है, ये दोनों नंबर है, आप दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, है ना। ओके सर। 90 26 93 80 999 05 666 तो अब वहीं पे हम आपको बता देंगे। अभी तो हम छूट भी दे रहे हैं 15%। हाँ हाँ, फिर भी सर थोड़ा मिल जाए, मतलब कितना हाँ तक? हाँ, कर देंगे भाई। आप हमारे हमसे खुद ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपका नंबर आपने नोट कर लिया था। जी जी सर, कर लिया है। 80 56 इस पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सर ओके, थैंक यू सर। ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग ज्वाइन किए हैं। ओके सर। फीस बहुत कम है यार, अभी पहला बैच था तो हमने फीस ज्यादा रखा ही नहीं। ओके। हाँ, अगले सेशन में फीस बढ़ा देंगे। हाँ सर ऐसा मत कीजिए, अगले सेशन में हम भी आने वाले हैं। अच्छा फी चलो बढ़ाएंगे ठीक तो है भाई, दिक्कत हो तुम्हारा जाएगी। तुमसे तुमसे वही लेंगे, बाकी और हाँ सबसे। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि सर हम पुराने स्टूडेंट है ना, इसलिए मुझसे हाँ कम हाँ लीजिएगा। ठीक। आप देखो इसमें क्या है कि एक्चुअली इनको मैं बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर बीएचयू से किया है, ओके। और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ओके सर। और मैं डीयू में, और क्या कहते हैं कि डीयू में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, और जामिया, अभी जामिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं, ओके सर। दिल्ली में। और ओके। ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट और एड हॉक मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, एमएससी वाले बच्चों को। ठीक है, मास्टर के स्टूडेंट्स को मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुका हूँ। ओके। और ऑलरेडी आपने बहुत सारे कोचिंग के नाम सुने होंगे, मैं वहाँ पे स्टैट्स का फैकल्टी रहा हूँ। जी जी। जैसे दीप इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा। ओके सर, वे सर तो मिले भी है, मैं एक बार एग्जाम देने गए थे। हाँ, दीप, एक डिप्स एकेडमी है, वहाँ भी पढ़ाया हूँ। ओके। और दीप इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी पढ़ाया हूँ। वहाँ मैं आए, यहाँ पे आईएसएस के लिए पढ़ाता था, यहाँ पे सीएसआईआर के लिए। ठीक है। ओके। हम्म। तो मेरे लेक्चर से लगता भी होगा कि कंसेप्ट काफी क्लियर है। हाँ सर, बहुत अच्छे। आपने आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं कभी, मतलब मेरा लेक्चर कभी अटेंड किया है। वैसे तो सर मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें रैंकर 2 में आपका सर ने लिंक डाला था, तो मैं देखा, तो मैंने देखा सर हजार रेट पढ़ा रहे हैं, सर्वाइवल रेट पढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा चलो ये मेरा आईसीएस में भी काम आ जाएगा, हाँ हाँ, बिल्कुल काम आएगा। तो मैंने सोचा सर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की पीडीएफ मैंने ही सेंड की थी, कैसा लगा, पढ़े वो देखे। कौन से वाली सर? सर्वाइवल एनालिसिस का पीडीएफ मैंने सेंड किया था उसमें। सर आपने ग्रुप में सेंड किया होगा, क्योंकि मैंने बेंच लिया हुआ है गेट का। अच्छा, आपने गेट का लिया है। हाँ सर, ये तो ग्रुप में आ गया था, रैंकर 2 में तो ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो मैंने जो है, अच्छा तो चल रही है। मैं आपको सर्वाइवल का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। मैंने एक कंसाइज नोट्स बना के बच्चों को, मधु देखा था पीडीएफ, कैसा लगा। हाँ सर, पीडीएफ अच्छा है। नहीं नहीं बहुत सर, बढ़िया, एकदम कंसाइज है, उसमें ज्यादा एडवांस कुछ नहीं है, बस जितना आपके सिलेबस में उतना है ना। एक दिन और मैंने एक दिन मैंने आपकी ज्वाइन की क्लास, उसमें आप कंपाउंडिंग करा रहे थे सर। अच्छा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। मैंने उस दिन मैसेज भी किया आपको, सर अपना कांटेक्ट दे दीजिए, कि मतलब बात कर लेंगे कि कंपाउंडिंग के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना आईएसएस वाले। हाँ हाँ हाँ। मैं कहा सर तो से डिस्कस। अच्छा, तो डिजाइन भी तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें P4 में। ओके, डिजाइन और मल्टीवेरिएट है आपका। हाँ, नहीं, हमने 4 टॉपिक लिए हैं। ओके। जैसे अगर आप P4 की तैयारी, डिजाइन, मल्टीवेरिएट और SQC और डेमोग्राफी। ओके सर, बेस्ट है सर, सब आप ही कराते हो सर। हाँ, और जैसे पेपर में कितने सॉल्व करा रहा हूँ, 2018 से 2024। बहुत है सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है मिला जुला के। हाँ, नहीं ये रिलायबिलिटी पढ़ के ही अच्छा लगा बहुत। और उसमें जो है, अभी इंडिया में ऐसा कोई करा नहीं रहा ना, केवल PYQs के नहीं कराते ना अलग हाँ, से। मतलब
फर्स्ट पेपर और सेकंड पे हो जाता है, बट थर्ड और फोर्थ नहीं हो पाता। हाँ, इसमें दिक्कत तो कोई करा नहीं रहा, तो मैंने मेरे दिमाग में आया तो मैंने शुरू किया, बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन भी किए सब, हाँ, देखते हैं सर। अच्छा, और फीस भी बहुत कम रखी मैंने। ठीक है सर। फीस अगर मैंने रखी फीस बहुत कम, उसमें भी 15% ऑफ दे दिया। मैंने कहा सब लोग ज्वाइन कर लो जितना लोग। हाँ, तो सर आपकी दुआ से सक्सेस हो जाए बच्चे, आपको वो देंगे। हाँ हाँ, और क्या। इसकी तो वजह अब इसमें जो है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको से बताऊंगा फिर। हाँ, ठीक है सर, मैं आपको जरूर मैसेज करूंगा। ज्वाइन अगर आप निकालना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा देगा। हम लोगों के टाइम पे ऐसा कोई बैच स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं तो हम तो तुरंत ज्वाइन। एक्चुअली देखो, एग्जाम भी 21 जून का एग्जाम है सर। हाँ, तो अप्रैल में खत्म हो जाएगा ना मेरा कोर्स। हाँ, तो सर ज्वाइन जरूर कर लूंगा मैं इसको, और ताकि 2 महीने आपको बचे रिवाइज वाइज, और आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा, जी जी और रिकॉर्डेड जो है, जो लेक्चर है, यूट्यूब पे प्राइवेटली शेयर हो जाएगा। ओके। जितनी मर्जी चाहो उतना देख सकते हैं। जी जी ओके। तो अब इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये क्या होता है थोड़ा सा। अब ये मान लीजिए आपके पैरेलली आपके कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, और आपको सिस्टम का हमें सर्वाइवल चाहिए, है ना। तो जी सर। इसमें क्या है कि कोई एक कंपोनेंट भी अगर फेल होगा तब भी सिस्टम आपका काम करता रहेगा। करेक्ट सर। ओके। जैसे आपने हवाई हवाई जहाज का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है। एरोप्लेन का एग्जाम्पल मैं देता हूं जब मैं ये वाला पढ़ाता हूं, क्योंकि उससे लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। जी तो जी एक कोई हवाई जहाज है, ये मान लीजिए हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज में, मतलब एरोप्लेन में, आपको क्या लगता है कितने इंजन होते होंगे? ये तो मालूम नहीं सर। नहीं, नियर अबाउट एक से कम, या एक या एक से ज्यादा? तो ये नहीं पता सर कितने इंजन होंगे। देखिए, हवाई जहाज में जो हमारा एरोप्लेन होता है उसमें हमेशा एक से ज्यादा इंजन होगा। क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजन, ठीक जी है। जी बिल्कुल सर। और सभी इंजन जो है एक साथ काम करेंगे। ओके। मान लीजिए 3 इंजन है हवाई जहाज में, ये आपका हवाई जहाज का सिस्टम है इंजन का, और इसमें कितने हैं? 3 इंजन है, 1 2 3, और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए, ताकि मान लो एमर्ज कभी क्या होगा कि हो सकता है एक इंजन खराब हो जाए, जी सर। तब भी आपका सिस्टम काम करता रहे, है ना। जी जी हवाई जहाज आपका उड़ता रहे, है ना, ओके। बादलों में उड़ता रहे। मान लो ये भी खराब हो गया, तब भी ये उड़ता ही रहेगा, है कि नहीं। बिल्कुल सर। और एक अभी बचा हुआ है, मान लो तब तक आपका क्या हुआ, आपका ये जमीन पे लैंड कर गया, है ना, जी जी उड़ सर। के आके लैंड कर गया। तो फिर बाद में पायलट वगैरह बता देंगे इंजीनियर्स को कि भाई देखो 2 इंजन खराब हो गया है, उसको चेंज कर दो, और एक काम कर रहा है उसको वैसे रहने दो, है ना। जी सर। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 इंजन एक्स्ट्रा न लग के केवल एक ही इंजन होता, जैसे गाड़ी वगैरह होता है, जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, है ना, जी सर। तो उन गाड़ियों में तो एक ही इंजन होता है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो अगर वो जमीन पे है, अगर एक इंजन खराब हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी, तो उसका एक्सीडेंट होना तो है नहीं उसका, है कि नहीं नहीं। नहीं सर, एक्सीडेंट का लेकिन मतलब। हवाई जहाज में अगर इंजन खराब हो गया, तो अब वो तो आसमान में है, गिरेगा तो एक भी आदमी बचेगा नहीं, है कि नहीं। जी सर। एक भी आदमी नहीं बचेगा। अगर उसका इंजन खराब हुआ, मतलब क्या हुआ, वो बंद हो गया, और फिर वो क्या करेगा, सीधे जमीन में आके क्रैश होगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए हवाई जहाज में इंजन जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है पैरेलली, सीरीज में नहीं, और वो एक से ज्यादा इंजन होते हैं, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट। ओके सर। हवाई जहाज में एक से ज्यादा होंगे इंजन, जो हमारे होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक ना। और वो किस फॉर्म में होंगे? पैरेलल फॉर्म में। ओके। पैरेलल होंगे तभी तो आपका आराम से आप लैंड करा पाओगे। जी जी अगर सीरीज में, अगर मान लो एक से ज्यादा ही आपके वो हैं इंजन, आपके एक से ज्यादा आपने हवाई जहाज में लगा दिए, लेकिन आपने क्या किया, उनको सीरीज में बांध दिया,
तब भी तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एक फेल हुआ तो सिस्टम फेल हुआ। बिल्कुल सर। तो हवाई जहाज में आपका इंजन जो है पैरेलली लगाया जाता है, ताकि क्या हो, आप आराम से जहाज को, अगर आसमान में ही आप कुछ फीट ऊंचे हो, कुछ हजार फीट, अगर मान लो दो इंजन आपके फेल हो गए, तो ये एक इंजन आपको लैंडिंग करा देगा, सेफ्टी सेफली आपको क्या करेगा, लैंडिंग करा देगा, ठीक है ना। ओके। फिर बाद में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस वजह से पैरेलल वाले में प्रोबेबिलिटी, आपकी सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, इसमें देखिए, इसमें पैरेलल वाले में सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है। क्या है, मान लीजिए इनका सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी S1 है, इनका S2 है, और इनका S3 है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। हम पहले क्या देखेंगे, मान लो ये फेल हो गए, तो इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - S1, इसकी 1 - S2, है ना, जी इसकी 1 - S3, यही होगी। अगर ये S1 S2 S3 आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है कंपोनेंट की, है कि नहीं, बताइए। जी सर। तो सिस्टम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ये जो कैपिटल F है, इसका मतलब है फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बताइए। प्रोडक्ट I = 1। मान लेंगे सिस्टम फेल ही हो गया, मान लेंगे, तो सभी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। जी सर। ये उस कंडीशन में है, एक्सट्रीम कंडीशन, जब सब फेल हो गए, जबकि ओके। ऐसा बहुत कम होगा, है कि नहीं। जी सर। तो फिर आप इसके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 - F लिख देंगे, है कि नहीं। ओके। तो 1 - ये 3 लिख देंगे, 1 - SI, क्लियर है। ये ओके। आपका निकलता है कैसे, जब आपके कंपोनेंट कितने हो, पैरेलल, जी सर। ये ध्यान देना है ना। ओके। और अगर पैरेलल ना हो, सीरीज में हो, तो डायरेक्ट उनका सर्वाइविंग कैसे निकलता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, पैरामीटर। डायरेक्ट प्रोडक्ट, जैसे मान लो n है, तो आपके यहाँ पे S, ये। अब जैसे आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में इस तरीके का दिया रहेगा, ऐसे सिस्टम बना रहेगा, ऐसे, ये आपका सिस्टम हो गया, है ना। ये आपका सिस्टम हो गया, यहाँ पे आउटपुट, और सभी का मान लेते, ये मान लो सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी मान लो P है, सभी का P, सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटी है ये P, ठीक है ना, इक्वली। तो आपके एग्जाम में आएगा कि आप बताओ इस पूरे सिस्टम का सर्वाइवल निकालो, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालोगे। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बना है, आपके CSIR के एग्जाम में ना सेंटेंस फॉर्म में आएगा बेटा, किस फॉर्म में आएगा, सेंटेंस। तो ओके। आपको समझ के ये फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर एक बार बना लेंगे तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सर ऊपरले वाला तो सीरीज में हो गया सर। हाँ, ये सीरीज में हो गया। जी जी, और ये फिर पैरेलल हो जाएगा। हाँ, ये पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया, और ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में ये होगी फिर पैरेलल हो जाएगा, फिर तीनों तीनों पूरे में पैरेलल सिस्टम निकाल। पूरे सिस्टम का 2 मिनट में निकाल के बताइए, ट्राई कीजिए एक बार। जी जी।
सर आज कुछ क्वेश्चंस बता के इसको कंप्लीट कर दीजिएगा ना, हाँ, कल से सैंपल। कल से क्या है ना कि मैं वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मैं वो ले लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ कितने क्वेश्चन ले लूं? 10, 5, 10, 11, 15। कल सर्वाइवल के सर। क्वेश्चन में ले लूंगा, PYQ, है ना। ओके। चलो 10 क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया। 10 में वैरायटी रख देंगे, वैरायटी रख देंगे तो आपको क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। 10 अगर करा देंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप सर्वाइवल के सारे क्वेश्चन लगा लोगे आराम से। मधु आप भी निकालो, देखो क्या आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी। सर वही 1 माइनस पी क्यूब ब्रैकेट PQ में 1 माइनस पी 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस पी क्यूब, 1 माइनस PQ ब्रैकेट में 1 माइनस पी 1 माइनस P ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर। 1 माइनस P स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 सर वो माइनस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर और क्यूब नहीं है, ब्रैकेट के अंदर पी पे है बस। 1 माइनस P स्क्वायर, और ये P क्यूब इसके अंदर है ना। हम्म। 1 माइनस P क्यूब। ये अरे अभिनव जी आपने देखा ये क्वेश्चन सर? देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रही है। हाँ सर, पहले ये हम तो क्या, माइनस पी। ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है ना सीरीज में, जी जी, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। तो इनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, P क्यूब, है ना। जी सर। तो जैसे ही P क्यूब होगा तो हमें इसके इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, फेल्योर। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P क्यूब, जी क्लियर। सर। और इसका ये इसका ये आप सर्वाइवल ये आपका अकेले एक कंपोनेंट है और ये सर्वाइवल है, तो फेल्योर का क्या हो जाएगा, 1 माइनस P। हो जाएगा। ठीक, जी सर। पहले ये सीरीज में है तो इनका पहले क्या करेंगे, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। और फिर अगर फेल्योर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस P स्क्वायर, क्लियर। ओके। तो तीनों का, अब ये मान लो एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये ना। ओके। तो इनका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अभी हम जो पढ़े 1 माइनस इनका फेल्योर का, पहले का फेल्योर 1 माइनस P क्यूब, फिर दूसरे का 1 माइनस P, है ना। जी सर। और फिर तीसरे का 1 माइनस P स्क्वायर। ओके, ये पहले इनका सर्वाइवल निकाल लिया सर। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ ये गया। पैरेलल एंड सीरीज मिक्सचर करके देंगे, है ना। पैरेलल जी और सीरीज मिक्सचर करके देंगे ताकि आप उसी में कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, ताकि लगा ना पाओ। तो हम करेंगे क्या, कल हम 10 क्वेश्चन लेंगे, उसमें बेसिक से लेके एडवांस भी रहेगा, 10 क्वेश्चन एक कर लेंगे, उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बता रहे आप लोग ये बताइए बच्चों, क्या स्टैट्स में आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं क्या, बताइए। सर वही सैम्पलिंग वाला बच्चा है। वो हमसे सर कह रहे थे सब कवर हो चुके हैं। हाँ हाँ, सब कवर हो गया, बस वही सैम्पलिंग वाला बचा है। वो भी कोई एक टीचर थे, वो भी आधा पढ़ाए थे। कौन पढ़ाया था, मतलब उन्होंने सब पढ़ा दिया था स्टैट्स का सारा नहीं नहीं, टॉपिक। सब नहीं, तिनमय सर आई थिंक उनका नाम था। तो वो बस थोड़ा सैम्पलिंग का एक ही 2 दिन क्लास हुआ, फिर वो हट गए, फिर उसके बाद नहीं हुआ। मतलब सब सैम्पलिंग बाकी है, अभी सैम्पलिंग नहीं पढ़े हैं हम लोग।
अच्छे तो से। हमसे तो सर कह रहे थे सैम्पलिंग जो है पढ़ा दिया गया है, आज के बाद जो है स्टैट्स का वो खत्म हो गया, सिलेबस खत्म, मतलब कल के हाँ बाद। तो सर शायद से हमें ना पता हो, लेकिन जहाँ तक हमें पता है सैम्पलिंग अभी बाकी है। हाँ, सैम्पलिंग की आधे दिन क्लासेस चली हैं, लेकिन अच्छे से होता है, PYQs लगाना ये सब नहीं हुआ है। अच्छा, तो मेरी लगता है तरह हमको, नहीं हुआ। हाँ लगता है संतोष सर लगवाएंगे, क्योंकि अभी अभी इसके अभी और सब टॉपिक्स के भी नेट के PYQ लगवाना बाकी है। संतोष सर क्लास लेने वाले हैं उसका, तो शायद वही PYQ करवा दे, इसीलिए बोल रहे हो कंप्लीट है। हो सकता है, तो ठीक है, जो संतोष सर पढ़ा देंगे, चाहे जो पढ़ा दे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे जो पढ़ाए, है ना। यस सर। तो चलो ठीक है, कल मैं आपको PYQs करा दूंगा, ठीक है। और अभिनव, अभिनव ना, हाँ जी, कांटेक्ट मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको, ठीक है सर। इसके बाद तो फ्री हो ही जाएंगे, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक